बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नज़रीन, सबसे पहले एम डटी स्क्वायर लर्निंग एकेडमी की बिहाफ से अतक सलाम। अच्छा, ऐसा आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में हमने साइल के बारे में बड़ी डिटेल से डिस्कशन की थी, जिसमें हमने ऐसे समझ लो कि साइल है वो है क्या, नेचर ऑफ साइल वगैरह उसको डिस्कस किया था। इसके साथ हमने कि जो ये किस फार्म में जो एग्जिस्ट कर लेता है, जैसे अगर ऐसे समझ लो सॉलिड स्टेट में अगर मैं बात कर लूँ सैंड एंड ग्रेवल की सूरत में है। सिमिलरली जो इसका वाटर कंटेंट अगर इसमें हो, इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी आ जाता है सेल्ट एंड क्ले में। और जो तीसरा फार्म है इनका ऐसे समझ लो जब वाइट वाइट वगैरह इसमें आ जाता है, जो माइनर लेवल पे है इनके दरमियान, जो पार्टिकल के दरमियान। तो ऐसे समझ लो इसको गैसियस स्टेट में भी हम कह सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने इनकी कंपोजिशन वगैरह को डिस्कस किया था कि इनमें कौन कौन से चीज़ों पे ये मुश्तमिल होता है। और इसके साथ साथ जो इनका रोल क्या है, ये क्या रोल कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज में इनकी एप्लीकेशन क्या है, रोड में इनकी एप्लीकेशन क्या है, बिल्डिंग में इनकी एप्लीकेशन क्या है। और इसके साथ साथ इसकी जो ऐसे समझ लो जो परमेबिलिटी साइड पे इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। और जो आखिर में जो हमने इनकी ऐसे समझ लो जो हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी कि जो साइल को हम बेसिकली हम दो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, एक एस्टो है, दूसरा यूनिफाइड साइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये दो हमने ब्रीफली तो नहीं डिस्कस किए थे, सिर्फ ऐसे समझ लो कि हम नाम तक हमने अंडरस्टैंड किया था। तो जो उसी क्लासिफिकेशन के साथ साथ अगर आपको याद हो गए, हमने एक बेरिंग कैपेसिटी का लफ्ज़ यूज़ किया था। जो साइल की बेरिंग कैपेसिटी है, इंजीनियरिंग में स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग किसी की प्रोजेक्ट में इनकी बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट वगैरह हम करते कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उनकी जो स्टार्ट है वो साइल इन्वेस्टिगेशन ज्योटेक एनालिसिस से होती है, जिसमें हम बेरिंग कैपेसिटी वगैरह मालूम कर लेते हैं। उसको हमने शायद कर डिफाइन भी किया था कि जो मैक्सिमम लोड है, जितना साइल वगैरह बर्दाश्त कर सकते हैं बगैर किसी फेल्यूर के, तो वो उसी मैक्सिमम लोड को बेसिकली हम बेरिंग कैपेसिटी बोलते थे। तो आज के सेशन में अ, हम उसी बेरिंग कैपेसिटी, जो फील्ड में हम बेरिंग कैपेसिटी मालूम कर लेते हैं, उसी को डिस्कस करेंगे डिटेल से कि इनकी प्रोसीजर क्या है, कौन सा स्टैंडर्ड वगैरह हम यूज़ करते हैं। उसी को इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। और बाकायदा तौर पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं या सिविल इंजीनियर हैं या आपका कोई भी साइल के साथ आपका वास्ता है, तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मेरा आने वाला वीडियो है आपको टाइम पे मिले। शुक्रिया। अच्छा जी नज़रीन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ASTM D1194, जो कि ऐसे समझ लो इनका जो डिस्क्रिप्शन है टाइटल, स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर बेरिंग कैपेसिटी ऑफ साइल फॉर स्टैटिक लोड एंड स्प्रेड फुटिंग। जी, सबसे पहले हम इनका थोड़ा स्कोप डिस्कस कर लेते हैं। जो बेसिकली हम फील्ड में जैसे सिविल इंजीनियरिंग कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह जब भी हम स्टार्ट लेते हैं, जो इनका स्टार्ट होगा सबसे पहले इनकी फाइल इन्वेस्टिगेशन से वगैरह से इनकी स्टार्ट होती है। अच्छा, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, स्कोप ये है कि इसमें हम जो बैरिक कैपेसिटी ऑफ फाइल है या जो इनकी सेटलमेंट करेक्टरिस्टिक है, जैसे हम लोड वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, तो जो हम इसकी जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है बेसिकली उसी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जो इनका स्कोप है। अच्छा, ये किस चीज़ की कौन कौन से साइल की कौन से टाइप्स के लिए एप्लीकेबल है, किस किस साइल की हम मालूम करते हैं। जो इसमें सबसे पहले आता है वो है कोहेसिव साइल्स, जिसमें क्ले एंड सिल्ट वगैरह आ जाता है। कोहेसिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज होती है, चिकनाहट वगैरह जो उसी साइल के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ जो इनके कोहेजन साइल है, जिसमें सैंड एंड ग्रेवल वगैरह हो, मतलब इसमें कोई वो सीमेंटिंग वाला जो प्रॉपर्टीज वगैरह वो नहीं होती, उसी के लिए भी हम कर सकते हैं। और जो तीसरी है, इसमें जो नेचुरल ग्राउंड है, मतलब नेचुरल आम ग्राउंड होता है, जिसमें कोई भी बिल्डिंग वगैरह या कोई प्रोजेक्ट वगैरह कंस्ट्रक्ट करना हो, तो उसी पे भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और जो आखिरी है चौथे नंबर पे, इसमें है कम्पेक्टेड फेल वगैरह के बाद वक़्त हम ऐसे समझ लो किसी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि इसकी कम्पेक्शन इतनी होनी चाहिए, तो हम जो साइल को कम्पैक्ट कर लेते हैं मैकेनिकल तरीके से, तो बेसिकली उसी पे भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब ये एप्लीकेबल हैं जो
स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह का करवा लेते हैं बेरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? जो सबसे पहले चीज़ है वो है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, मतलब जो मैक्सिमम अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, जो मैक्सिमम लोड है जिसके ऊपर जो ये साइल जो है ये सस्टेन कर सकते हैं बगैर किसी फेल्यूर के, उसी को मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनके साथ दूसरी चीज़ है एलोवेबल बेरिंग प्रेशर का, कि एलोवेबल बेरिंग प्रेशर ये है कि इसको जो हम मैक्सिमम जो अल्टीमेट कैपेसिटी होती है उसी को हम किसी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर लेते हैं, जिस पे से हम फाइनल डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके अलावा जो इनकी सेटलमेंट बिहेवियर है कि जो हम लोड अप्लाई कर लेते हैं, इनकी सेटलमेंट की क्या बिहेवियर है, ये सडनली होता है या यूनिफॉर्म तरीके से होता है, उसी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो आखिर है इसमें मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, जिसको हम केवीजी पे कह सकते हैं, उसी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये इंशाल्लाह के आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये की वैल्यू है क्या है। अच्छा, जो दूसरी पॉइंट है हमारे पास वो है एपरेटस या जो इक्विपमेंट वगैरह हम इसी टेस्ट में जो हम यूज़ करते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले स्टील बेरिंग प्लेट है, जो ऐसे समझ लो सर्कुलर फॉर्म में होता है, जिनकी अप्रॉक्सीमेट जो डायमीटर के इसके रेंज है 300 से लेकर 760 मिलीमीटर के दरमियान हो सकता है इसमें। अच्छा, ये किस चीज़ से बना होता है, कैसे होता है? ये रिजिड फॉर्म में होता है, सर्कुलर प्लेट है। बेसिकली हम जो इसके ऊपर लोड अप्लाई कर लेते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो हम लोड अप्लाई कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म तरीके से नीचे जो साइल वगैरह है जिसकी हम प्रॉपर्टी वगैरह मालूम कर लेते हैं, ताकि वो यूनिफॉर्म तरीके से हो, ताकि हमें ऐसे समझ लो एक जो रियल वैल्यू जो साइमलेट जो जिस तरह फाउंडेशन में होती है उसी तरह सिचुएशन हमें ये इसमें मिल सके। तो ये स्टील बेलिंग प्लेट वगैरह हम उसी के लिए यूज़ करते हैं। जो दूसरे नंबर पे है उसमें है हाइड्रोलिक चेक, जिसमें ऐसे समझ लो कि कंट्रोल जो तरीके से हम वर्टिकल लोड वगैरह जो प्लेट के ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं, उसी को कंट्रोल कर लेते हैं, ताकि जो जो मैक्सिमम ऐसे समझ लो जो ऐसे समझ लो जिस मैक्सिमम लोड के ऊपर इनकी फेल्यूर होती है साइड की, एटलीस्ट हमें इतनी कैपेसिटी का हाइड्रोलिक जैक होना चाहिए ताकि हम आसानी से इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तीसरे नंबर पे इसका रिएक्शन सिस्टम है, जिसमें कैंटलाज और रिएक्शन बीम वगैरह है। ये बेसिकली जो हम लोड अप्लाई कर लेते हैं, तो इसमें ये भी रहता है कि बाउंस बैक हो। बाउंस बैक को प्रिवेंट करने के लिए हम इसके ऊपर ऐसे समझ लो डेड वेट वगैरह रख देते हैं, जिसमें बैक की सूरत में हम इनके ऊपर रख देते हैं, जिसमें कैंटलाज जिसमें जो डेड वेट होता है इसमें इनके ऊपर बीम के ऊपर रख देते हैं। और जो दूसरा रिएक्शन बीम है, ये एंकर्ड बीम सपोर्टेड बाय पाइप और सपोर्ट, वे बेसिकली रिएक्शन बीम होता है, हम इसके ऊपर ताकि रेस्ट कर सके, जो जो अरेंजमेंट वगैरह हम करवा रहे होते हैं इनकी डायल गेज वगैरह जो लोड वगैरह अप्लाई कर लेते हैं ताकि वो यूनिफॉर्म तरीके से हो। अच्छा, चौथे नंबर पे लोड मेयरिंग डिवाइस है, जिसको हम प्राउइंग रिंग भी बोलते हैं, लोड सेल भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें फ़र्क ये है, जो प्राउइंग रिंग है वैसे समझ लो मैकेनिकल लोड मेजरमेंट वगैरह उसी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, जो दूसरा लोड सेल है वो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट वगैरह के लिए की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, बेसिकली हम इसी के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, पाँचवें नंबर पे जो इक्विपमेंट है वो है डायल गेज, जिसकी एक्यूरेसी है 0.01 मिलीमीटर एक्यूरेसी है। ये बेसिकली जो ऐसे समझ लो जो इनके ऊपर हम लोड अप्लाई कर लेते हैं प्लेट के ऊपर, वो जितना जो इसी लोड के रिजल्ट में जितना ये इनकी सेटलमेंट होती है, बेसिकली उसी सेटलमेंट को हम रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि इनकी प्रिसीजन हो। और ये आमतौर पर 2 या 3 डायल गेज वगैरह हम सिमेट्रिकली लगा लेते हैं। अच्छा, जो छठे नंबर पे है रेफरेंस बीम विद सपोर्ट, ये बेसिकली ऐसे समझ लो जहाँ पे हम टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं इसके थोड़े फासले पर हम रेफरेंस बीम रखते हैं, और इसमें भी डायल गेज वगैरह इसमें हम लगा लेते हैं, ताकि ऐसे समझ लो कि कोई साइड से तो कोई इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, साइड से कोई प्रेशर वगैरह या लोड तो नहीं आ रहा। ये बेसिकली उसी के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, जो 7 नंबर पे है वो है स्पिरिट लेवल। बेसिकली हम इनके लिए पेट वगैरह बना लेते हैं, या जो बीम वगैरह या जो सपोर्ट वगैरह हम वहाँ पे अरेंजमेंट कर लेते हैं, उसी को प्रॉपर तरीके से, ताकि ये लेवल तरीके से हो, इसमें कोई टिल्टिंग वगैरह ना हो। तो हॉरिजॉन्टल जो इनके लेवल है इनको इंश्योर करने के लिए बेसिकली हम स्पिरिट लेवल को यूज़ करते हैं। अच्छा, 8वें नंबर पे मेयरिंग टेप्स है। ये बेसिकली किस चीज़ के लिए, जो प्लेट पोजीशन है उसी को मेजरमेंट करने के लिए। इसके अलावा जो जिस डेप्थ पे हम ये टेस्ट परफॉर्म कर लें
उसी को मेजर कर लेते हैं। और इसके साथ अगर हमने एक से ज़्यादा टेस्ट करना है तो इनकी स्पेसिंग को भी मेजरमेंट करने के लिए हम इसी को यूज़ करते हैं। और इसके साथ जो अलाइनमेंट है कि किस अलाइनमेंट से किस डायरेक्शन में हमने कितने फासले पर है, डिस्टेंस पे, ये दूसरा टेस्ट वगैरह हम परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये उसी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जो आखिरी 9th वाला है, इसमें जो एक्सकवेशन टूल है जिसमें शॉवेल है, पिकॉक्स है, ट्रॉवल्स है एंड ब्रशेस वगैरह, बेसिकली ये एक नेसेसरी टूल्स है जो डिगिंग पेट वगैरह हम बना लेते हैं टेस्ट के लिए, उसी में यूज़ होते हैं। जो लेवलिंग फाइल वगैरह, बेलचा वगैरह हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी क्लीनिंग है, इसमें प्लेट वगैरह साफ़ करना, उसमें ब्रश वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट वगैरह इसी में नेसेसरी टूल्स है इसमें। अच्छा, इसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमारे पास स्टेप वाइज प्रोसीजर है कि टेस्ट को हम परफॉर्म कैसे करते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है उसमें साइट प्रिपरेशन, कि जहाँ पे हमने टेस्ट वगैरह करवाना हो वहाँ पे हम इनकी जिस लेवल पे करवाना हो, जिस लेवल पे हमने फाउंडेशन बनानी है, उस लेवल तक हम इसको ऐसे समझ लें एक्सकवेट कर लेते हैं, पिट वगैरह बना लेते हैं। फिर इसके बाद लेवलिंग, जो सरफेस वगैरह इनकी क्लीनिंग है, बेसिकली उसी को हम इसी से पहले स्टेप में करवाते हैं। अच्छा, जो दूसरा स्टेप है इसमें प्लेट प्लेसमेंट है, कि जो हमारे पास स्टील प्लेट में वो हम ऐसे समझ लो कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल तरीके से प्लेसमेंट हो और यूनिफॉर्म कंटेक्ट हो साइल के पास, ताकि जो लोड आ रहा हो वो यूनिफॉर्म तरीके से ट्रांसफ़र हो। जो तीसरा स्टेप है इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन है, जिसमें हम डायल गेज वगैरह, जो रेफरेंस बीम वगैरह वो लगा लेते हैं, उसकी फिटिंग करवा लेते हैं और उसकी रीडिंग को भी ज़ीरो कर लेते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि इसमें जो बाई डिफ़ॉल्ट वगैरह की रीडिंग हो। और चौथे स्टेप में जो सिटिंग लोड है, इसमें हम जो लोड वगैरह अप्लाई कर लेते हैं उसको यूनिफॉर्म तरीके से, आमतौर पर 7 किलो पास्कल वगैरह के रेट से हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, इसकी जो रिलीज ऑफ लोड है वो रीसेट गेज वगैरह वो भी हम ऐसे समझ लो, तो वो भी हम यूनिफॉर्म तरीके से, कि ताकि जो रिबाउंड इनका करेक्टरिस्टिक है वो भी हमें मालूम हो, उनकी रीडिंग भी हो हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास ऐसे समझ लो जो स्टेप मैंने बता दिए, अ, ये ऐसे समझ लो इनकी पिक्टोरियल प्रोसीजर है। जो पहले स्टेप में हम ऐसे समझ लो प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट पेट वगैरह जो हम बना लेते हैं, वहाँ पे इनकी जो प्लेट वगैरह हम प्लेसमेंट कर लेते हैं। ये दूसरा स्टेप है, इसमें प्लेस बेरिंग प्लेट वगैरह हम किस तरीके से कर लेते हैं, आप देख सकते हैं कि ताकि इसमें यूनिफॉर्म जो कंटेक्ट वो इंश्योर हो। और जो तीसरा स्टेप है इसमें जो हम रिएक्शन है या जो इनकी इक्विपमेंट वगैरह की अरेंजमेंट वगैरह है, कि हाइड्रोलिक जेक को कहाँ लगाना है, लोड सेल को कहाँ सेट करना है, डायल गेज या की रीडिंग वगैरह जीरो करना है, तीसरे स्टेप में हम वो करवा देते हैं। अच्छा, जो चौथा स्टेप है इसमें हम लोड को अप्लाई कर लेते हैं, जो हाइड्रोलिक लोड है वगैरह, ताकि इसमें हम यूनिफॉर्म तरीके से इनकी रीडिंग वगैरह ले सकें। तो जो आखिरी 5वां स्टेज है इसमें ना स्टेप है, इसमें हम इंक्रीमेंटल लोडिंग एंड सेटलमेंट रिगार्डिंग, इसमें हमने फॉर एग्जांपल हमने पहले 7 किलो पास्कल अप्लाई किया यूनिफॉर्म तरीके से, उस वक्त तक हमने इसको कांस्टेंट रखना है जब तक इनकी सेटलमेंट जो है वो कांस्टेंट ना हो, इनकी रीडिंग वगैरह। फिर इसके बाद हम थोड़ा और इंक्रीमेंट करवा देते हैं, ताकि हम ऐसे समझ लो टाइम टाइम यूनिफॉर्मली लोड के साथ में इनका जो एप्लीकेशन, लोड एप्लीकेशन से पहले हम पहले रीडिंग हमारे पास आ जाए और बाद की रीडिंग भी हमारे पास आ जाए। आप देख सकते हैं पिक्टोरियल वी में, आपको बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा, चौथे नंबर पे ऑब्जर्वेशन टू रिकॉर्ड, जो हमने कौन कौन सी चीज़ें अपने पास रिकॉर्ड रखने हैं, इसमें जो प्लेट साइज़ है उसका अपने नोट करना है कि इसकी प्लेट साइज़ क्या है। इसके अलावा जो डेप्थ ऑफ टेस्ट है कि हम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कितने डेप्थ है, जो नेचुरल ग्राउंड से, साइल टाइप क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल इनकी क्या, इनकी स्टेटस है, जो अप्लाई लोड है वो कितना है और किस रेट से हमने इनकी एप्लीकेशन की है। और जो इनकी सेटलमेंट रीडिंग वगैरह, जो हम इनकी सेटलमेंट वैल्यू वगैरह जो इसमें लोड सेल से हम डायल गेज से हम मालूम करते हैं, उसी को आपने ऐसे रिकॉर्ड करना है। और आखिर में जो टाइम इंटरवल है कि कितने टाइम बाद अपनी रीडिंग लेना है, 5 मिनट बाद है, 10 मिनट बाद है, वो टाइम भी आपने लिखना है। अच्छा, 5वें नंबर पे रिजल्ट कंपाइलेशन, जो हम टेस्ट वगैरह परफॉर्म कर लेते हैं, इसमें होता क्या है, हम कौन कौन सी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेरिंग प्रेशर मालूम कर लेते हैं, जिनका फार्मूला है क्यू इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ए। अच्छा, पी क्या है, अप्लाइड लोड इन किलो न्यूटन, जैसे मैंने पहले बता दिया कि हाइड्रोलिक जेक की मदद से हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। और ए जो है हमारे पास प्लेट एरिया है मीटर स्क्वायर में। अच्छा, ये उसी फार्मूले से हम इनका जो बेरिंग प्रेशर है वो मालूम कर सकते हैं। इसके
अलावा जो इसमें मॉड्यूलस सबग्रेड रिएक्शन, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इनकी एप्लीकेशन क्या है, जो पहले स्लाइड में हमने दूसरे स्लाइड में हमने एक्सप्लेन की थी कि जो हम मॉड्यूलस सबग्रेड रिएक्शन है, जिसको हम के वैल्यू भी बोल सकते हैं। वो के वैल्यू क्या है कि जो हमारे पास बेरिंग प्रेशर है उसको अगर हम जो सेटलमेंट की वैल्यू आ जाती है उसी पे डिवाइड कर लेते थे, ये जो में रिजल्टिंग वैल्यू आ जाती है वो मॉड्यूलस सबग्रेड रिएक्शन होता है। इसके साथ साथ हम इसमें अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी मालूम कर लेते हैं। अच्छा, इसका ग्राफ बनता है जो हम अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी मालूम कर लें, जो लोड सेटलमेंट कर्व है इसका, ये उसी की मदद से हम इसका जो मैक्सिमम या अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी हो, ये पीक लोड है, पीक लोड पे कितना आता है, या जो शार्प सेटलमेंट इंक्रीज है। इसके अलावा जो सेटलमेंट हमारे पास आ जाती है, ऐसे समझ लो जब हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, अगर इसमें 25 मिलीमीटर तक सेटलमेंट आ गई है तो हम इसको बेसिकली फेल्यूर लोड वगैरह इसको कंसिडर कर लेते हैं। ये इंशाल्लाह की बाद में हम भी आएंगे करो में, उसमें हम आसानी से हम समझ सकते हैं। छठे नंबर पे सैम्पल फील्ड डेटा शीट है कि जो हमारे पास हम रीडिंग वगैरह नोट कर रहे होते हैं टेस्ट के दौरान, वो किस फॉर्मेट में होंगे। हमारे पास जो हमने प्लेट डायमीटर को भी वैल्यू लेके आए कि 300 मिलीमीटर है। इसके अलावा जो हमारे पास एरिया है इनका, उनको भी निकाला है मीटर स्क्वायर में। और ये जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में लोड है किलो न्यूटन में है, ये हम ऐसे समझ लो कि पहली फेज में हमने 5 किलो न्यूटन में इनका प्रेशर आया, वो 70, और जो सेटलमेंट है 0.4 मिलीमीटर आ गया। सिमिलरली जब इंक्रीमेंट करते 5 के गैप से 10 पे इनका प्रेशर क्या है, सेटलमेंट क्या है, आखिर में हम बहुत सारी वैल्यू वगैरह हमारे पास आ जाती है। तो इनका जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसमें हमें अल्टीमेट वैल्यू वगैरह आ जाती है। अच्छा, ग्राफ रिक्वायरमेंट क्या है कि जो एक्स एक्सेस है इसमें हम जो सेटलमेंट की वैल्यू आ गई है उसी को प्लेस कर लेते हैं। जो वाई एक्सेस है वो बेरिंग प्रेशर का है, किलो पास्कल का जो पी डिवाइडेड बाई ए वगैरह उसी से आ जाता है। अच्छा, ग्राफ में कौन से में 3 जो जोन मिलता है, एक इलास्टिक जोन है, प्लास्टिक जोन और एक फेल्यूर जोन। इलास्टिक जोन क्या है, जिसमें हम जितना प्रेशर लोड अप्लाई कर लेते हैं उसी हिसाब से उसका सेटलमेंट बढ़ जाता है। और प्लास्टिक जोन ये है कि हम जो लोड वगैरह जब हम इंक्रीज कर लेते हैं तो इसकी निस्बत इनकी सेटलमेंट जो है ज़्यादा हो जाती है, मतलब करो जो है इसमें थोड़ा ऐसे समझ लो डेंट आ जाता है इसमें। और जो फेल्यूर पॉइंट है कि वो मैक्सिमम ऐसे समझ लो प्रेशर है, जिसके बाद अगर हम मज़ीद प्रेशर लोड अप्लाई कर ले तो इसमें फेल्यूर वगैरह आ जाती है। तो 25 मिलीमीटर से इनकी सेटलमेंट ज़्यादा हो जाती है या इनकी फेल्यूर वगैरह हल्की आ जाती है। अच्छा, ये ग्राफ में आप देख सकते हैं जो मैंने पहले बात की थी, जो हॉरिजॉन्टल में अब मेरे पास सेटलमेंट आ जाता है, वर्टिकल जो है बेरिंग प्रेशर पे। ये ऐसे ही बनेंगी, जो हम वैल्यू हमारे पास आएंगे ना, हम नोट करेंगे 5 मिनट बाद रीडिंग, 10 मिनट बाद या 18 मिनट या 25 मिनट बाद जो हम रीडिंग लेंगे तो इस तरह की करो हमारे पास आएंगी। इसमें जो मैक्सिमम एक वैल्यू भी आ जाती है जिसको हम आमतौर पर जो फेल्यूर पॉइंट भी बोल सकते हैं, जहाँ तक इन दोनों की प्रपोर्शन सेम है, जो अप्लाइड बेरिंग प्रेशर है और सेटलमेंट, वहाँ तक जो हमारे पास कर्व होंगी वो इलास्टिक जोन आ जाता है। और इसके बाद जब हम लोड की निस्बत से इनकी सेटलमेंट ज़्यादा हो जाती है तो इसमें ऐसे समझ लो थोड़ा स्लोप वगैरह आ जाता है। तो जो स्लोप और जो फेल्यूर के दरमियान जोन है उसको हम बेसिकली प्लास्टिक जोन कहते हैं। और जिस पॉइंट से इनकी फेल्यूर हो जाती है उसी को हम फेल्यूर पॉइंट वगैरह या जो एक्सेसिव सेटलमेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, इसकी 8वें नंबर पे इसकी एप्लीकेशन क्या है। जो सबसे पहले जो इनकी एप्लीकेशन है वो है फाउंडेशन डिज़ाइन। जिस तरह हम किसी भी बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन जब डिज़ाइन कर लेते हैं तो जिस साइल पे हमने बिल्डिंग या प्रोजेक्ट को खड़ा करना है तो वहाँ की जो साइल है, जिस लेवल पे हमने फाउंडेशन बनानी है तो उसी लेवल पे हम इनकी बेरिंग कैपेसिटी वगैरह है वो मालूम कर लेते हैं। अच्छा, पेमेंट डिज़ाइन में इनकी क्या एप्लीकेशन है, जिस तरह मैंने पहले बता दिया, जो इसमें के वैल्यू वगैरह मालूम कर लेते हैं, जो हमारे पास बेरिंग कैपेसिटी आ जाता है उसी को अगर हम सेटलमेंट से जो सेटलमेंट की वैल्यू है उसी से डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास के वैल्यू वगैरह आ जाती है। जो तीसरे नंबर पे है साइल इम्प्रूवमेंट वेरिफिकेशन, जहाँ पे अगर हमने कोई स्टेबलाइजेशन लाना है, कम्पेक्शन वगैरह करना है तो बिफोर और आफ्टर जो हमने अगर इसका फ़र्क दिखाना है तो बेसिकली हम इसी टेस्ट की वजह से भी हम ये मालूम कर सकते हैं कि जो पहले इनका सिचुएशन किया थी, इनकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी थी और बाद में कितनी है इसके कम्पेक्शन के बाद। और जो चौथे नंबर पे है क्वालिटी कंट्रोल, जो कि ऐसे समझ लो चेकिंग ग्राउंड सुटेबिलिटी बिफोर कंस्ट्रक्शन, कि जब हम कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनानी हो तो इनकी एक रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिकेशन की
इनकी जो साइल वगैरह है, इनकी जो मिनिमम बेयरिंग कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए। तो बेसिकली ये उसी की मदद से हम मालूम कराते हैं कि क्या वाकई जो हम बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं इनके लिए जो सब ग्रेड लेवल है, क्या इनकी कैपेसिटी है या नहीं है। तो बेसिकली हम क्वालिटी कंट्रोल के ये इसमें कैटेगरी में आ जाता है। और आखिर में जो है स्ट्रक्चरल सेफ्टी, ये जो प्रिवेंट एक्सेस ऑफ सेटलमेंट फेल्यूर, कि हमारे पास एक जो ग्राउंड वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है, वो आ जाए। अगर हमारे पास ग्राउंड वैल्यू हो, हम उसी बेस पे जो अलाउेबल बेयरिंग कैपेसिटी है, उसी बेस पे अगर हम डिज़ाइन कर सके किसी बिल्डिंग को, तो हमारे पास कोई इशू नहीं आएगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन में, कोई सेटलमेंट नहीं होगी, ऐसे कोई सेटलमेंट नहीं होगी जिनकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है इनके ऊपर इनका इम्पैक्ट हो। तो ये कुछ एप्लीकेशन है मेन मेन हमने डिस्कस कर दी। अच्छा, जो 9वें नंबर पे है इसका एडवांटेजेस क्या है स्टेज का। जो पहला एडवांटेजेस है वो है डायरेक्ट फील्ड मेजरमेंट के। इसमें हमें फील्ड जो है, मतलब ऐसे समझ लो रियल टाइम में हम इसकी मेजरमेंट करवा सकते हैं फील्ड में। और जो दूसरे है रियलिस्टिक फाइल बिहेवियर, कि हमें जो एक्चुअल फाइल है जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करवाना है, जो इनकी एक्चुअल बिहेवियर है उसी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और तीसरा जो है ये रिलायबल है शैलो फाउंडेशन के लिए। शैलो फाउंडेशन को अगर शॉर्टकट में बोलूँ, अगर जो फाउंडेशन की विड्थ है, अगर विड्थ से इनकी डेप्थ कम है तो ऐसे समझ लो ये शैलो फाउंडेशन कहलाता है। और आमतौर पर जो हम लिमिट रख देते हैं वो 3 मीटर है। अगर 3 मीटर से इनके डेप्थ कम है तो वो शैलो फाउंडेशन की कैटेगरी में आ जाता है। अगर 3 से ज़्यादा है वो डीप फाउंडेशन में चला जाता है। तो ये इनकी 3 एडवांटेजेस है कि डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हैं, रियलिस्टिक बिहेवियर, फाइल कम में पता चल जाता है, दूसरा शैलो फाउंडेशन के लिए रिलायबल है। और आखिर का जो है इसमें लिमिटेशन का है। लिमिटेशन में क्या है कि रिप्रेजेंट साइड ओनली एट टेस्टेड डेप्थ था, क्योंकि हम जिस लेवल पे हम परफॉर्म कर रहे हैं इसको, ये उसी डेप्थ पे हमें इनकी ऐसे समझ लो कंडीशन वगैरह बता देता है। अब अंदर का या साइड का हमें पता नहीं होता कि अंदर की या दूसरी जो सराउंडिंग कंडीशन में इनकी क्या कंडीशन है, लेकिन जो यहाँ पे हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और जिस डेप्थ पे करवा रहे हैं वहाँ का ये ऐसे समझ लो हमें बिहेवियर बता देता है। दूसरा है प्लेट साइज स्मॉलर देन फुटिंग स्केल करेक्शन रिक्वायर्ड। लिमिटेशन है कि क्योंकि हम जो प्लेट यूज़ करते हैं 300 से 760 मिलीमीटर का, और जो फाउंडेशन की डेप्थ होती है वो इससे ज़्यादा होती है। तो इसमें ये भी एक लिमिटेशन आ जाती है कि जो साइमुलेट नहीं करता, क्योंकि ये थोड़ा स्मॉलर साइज में है, फाउंडेशन जो होती है वो लार्जर साइज में होते हैं। तो इसमें जो स्केल करेक्शन रिक्वायर्ड होता है इसमें, अगर हमने लार्जर स्केल पे अप्लाई करना है। और जो तीसरा है टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें जो डिगिंग पिट वगैरह बना लेते हैं, इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं, लेवलिंग करना है, इनका जो हम अरेंजमेंट करवा रहे थे बीम का, फिर इनके ऊपर जो लोड वगैरह हम रख देते हैं, तो ये ऐसे समझ लो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। मतलब ये कुछ लिमिटेशन भी है ऐसे समझ लो। तो ये ऐसे समझ लो ये हमारे पास लिमिटेशन भी आ जाता है कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा लेते हैं जब हमें सारे अरेंजमेंट वगैरह करवा लेते हैं। तो इसके साथ आज का जो हमारा प्रोसीजर है टेस्ट वो कंक्लूडेड है, और मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। तो जी नाज़रीन, आज के मैं थोड़ा समराइज़ कर लेता हूँ। आज हमने जो प्लेट लोड टेस्ट है ASTM D1194, उसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, इसका स्कोप वगैरह और इनकी जो एप्लीकेशन वगैरह है उनको भी एक्सप्लेन कर दिया। और इसके साथ साथ हमने जो इनकी थ्योरेटिकली जो इनके स्टेप वाइज प्रोसीजर है कि इनको टेस्ट को हमने कैसे परफॉर्म करना है, और इसके साथ साथ इनकी पिक्टोरियल जो प्रोसीजर है उनको भी साथ में लाया, उनके हिसाब से हमने एक्सप्लेन किया। और इसके साथ जो इसमें हम रिजल्ट कंपाइलेशन वगैरह कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें बेयरिंग प्रेशर हो गए या जो सब ग्रेड रिएक्शन वैल्यू है, या जिसको हम आमतौर पर के वैल्यू कह सकते हैं, उनके फार्मूले को हमने डिस्कस किया। और इसके साथ साथ कि हम जो इनकी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी वगैरह मालूम कर लेते हैं, वो कैसे निकाल लेते हैं। उनके लिए जो इनकी ऐसे समझ लो जो ग्राफ की रिक्वायरमेंट है कि ग्राफ को हमने कैसे ड्रा करना है, और ग्राफ को भी हमने डिस्कस किया। और इसके साथ एक एक ऐसे समझ लो सिंबॉलिक जो टेबल है कि डेटा वगैरह जो हम कलेक्ट कर लेते हैं टेस्ट के दौरान, वो कैसे कलेक्ट होगा, किस फॉर्मेट में हम लिखेंगे, उनको एक्सप्लेन कर दिया। और इसके साथ साथ इनकी एग्जांपल हमने जो हम सेटलमेंट और बेयरिंग प्रेशर है इनके दरमियान जब हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, उसी ग्राफ को डिस्कस किया। और इसके साथ जो इनकी जोन है, इलास्टिक जोन है, प्लास्टिक जोन और फेल्यूर जोन वगैरह, उनको एक्सप्लेन कर दिया। और इसके साथ साथ जो इनकी एप्लीकेशन है कि किस किस जो सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में यूज़ होता है, बेयरिंग कैपेसिटी वगैरह जो मालूम कर लेते हैं। और इसके साथ जो इनकी कुछ एडवांटेजेस थे और कुछ लिमिटेशन थी, वो भी हमने एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, एज अ सिविल इंजीनियर मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो प्लेट लोड टेस्ट है
जिसमें हम बेरिंग कैपेसिटी मालूम कर लेते हैं, जो ASTM D1194 इसको कवर कर लेता है। या ऐसे समझ लो कि हर इंजीनियर, जो सिविल इंजीनियर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट जो है, ऐसे समझ लो कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपने स्टार्ट करना है, तो जो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सॉइल इन्वेस्टिगेशन एंड जियो टेक्निकल एनालिसिस से होती है, और जिसमें ये जो है इनका बड़ा रोल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा और आप अंडरस्टैंड भी कर चुके होंगे। और इसके साथ साथ अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह के जवाब मिलेगा। अगर आप कमेंट्स में कर ले, कमेंट्स भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह के टाइम पे जवाब मिलेगा। और इसके साथ साथ आखिर में मेरा जो रिक्वेस्ट है सब नाज़रीन से, कि अगर आपने मेरा वीडियो पे आप नए हैं तो आप ज़रूर, जो ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा है जो मेरा प्रीवियस वीडियो है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्ट से देखें, ताकि आपको हर चीज़ की एक प्रॉपर तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। शुक्रिया।